नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों के रुख को देखते हुए इतना तो तय है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में जातिगत जनगणना बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। जिस तरह से विपक्षी दलों ने इस मामले को हवा देना शुरू किया है, उसके बाद सत्ताधारी बीजेपी ने भी इसकी काट खोजनी शुरू कर दी है। अब बीजेपी का कहना है कि सरकार बिना जाति और धर्म देखे लोगों का चौमुखी विकास कर रही है। वहीं पार्टी का यह भी कहना है कि हम भी इसके पक्ष में हैं, लेकिन जनगणना कराना केंद्र सरकार का मामला है और क्योंकि विपक्ष के पास 2024 में कोई मुद्दा नहीं बचा है, तो इसलिए जातीय जनगणना को तूल दिया जा रहा है। तो देखना अब यह है कि बीजेपी के इस नए दांव पर विपक्ष क्या जवाब देता है। आज इसी मुद्दे पर होगी बहस, लेकिन इससे पहले सुनिए कुछ बयान। दिया है अब उनको पिछड़ों की याद आ रही है कि सत्ता से बेदखल हो चुके हैं। कहाँ लगा देंगे? सत्ता में रहते हुए समाजवादी पार्टी 2014-2017 का चुनाव हारी, विपक्ष में रहते हुए 2019 और 2022 का चुनाव हारी, 2024 का चुनाव हारने जा रही है। समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, तो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। जाति के नाम पर सत्ता में रहते हुए न्याय नहीं किया, अपनी पार्टी में न्याय नहीं किए, सदैव पिछड़ों का दमन करने का काम किए हैं, विशेष तौर से अति पिछड़ों का दमन करने का काम किए हैं, उनके अधिकारों का हनन करने का काम किए हैं। आज उनकी यह मांग जो 2024 में, जब उनके पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, जब विकास की गंगा बह रही है, गरीब कल्याण की योजनाएं तीव्र गति से आगे बढ़ रही हैं, हर समाज के हर जाति बिरादरी का विकास हो रहा है, उनको हजम ही नहीं हो रहा है। इसलिए उनका हाजमा ठीक होगा 2024 में, जब 80 की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतेगी और समाजवादी पार्टी सहित जो भाजपा विरोधी, पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी, गरीब विरोधी, महिला विरोधी, भ्रष्टाचार के समर्थक, अपराधियों के, माफियाओं के, गुंडों के समर्थक हैं। और हम तो चाहेंगे जितने भी भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े वर्ग के जितने भी हैं, वो जातीय गणना के लिए मना करें कि नहीं करा पाएंगे। लगातार कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर इस बात को उठाया कि सरकार क्यों भाग रही है जातीय जनगणना। और अब तो जब बिहार में जातीय जनगणना स्टेट ने कर दी, तो क्या दिक्कत है? सरकार लगातार यहाँ मांग उठती आई है, जातीय जनगणना होनी चाहिए, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कल मैंने इसको सदन में उठाया। कल जो हमारी कार्यसूची है उसमें ये प्रकरण आया कि महामहिम राज्यपाल ने गुंडा नियंत्रण बिल जो सरकार ने 2021 में पारित किया था, इसी सदन में उसको वापस ले लिया। तो महामहिम राज्यपाल ने संदेश के साथ अस्वीकृत करते हुए वापस दिया। नियम 176 नियमावली में कहता है कि अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसे दृष्टांत बहुत कम है, 2 या 3 है, जब गवर्नर वापस देते। मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा, और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। गरीब हो, युवा हो, महिलाएं हो और किसान, ये 4 जातियों को मैं जब तक मुश्किलों से उबार देता नहीं हूं, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं उतनी शक्ति से काम करूं कि इन 4 जातियों को सारी समस्याओं से मुक्त कर दूं। ताकि आशीर्वाद से ये सफल नहीं होने पाएगा। मैं आप के माध्यम से जो जाति जनगणना का विषय इन्होंने रखा है, यह जानते हैं, माननीय सदस्य हैं, वरिष्ठ लोग, लेकिन वरिष्ठ होने के नाते ये जानते हैं कि जाति जनगणना भारत सरकार के माध्यम से कराई जाएगी। और हमारे वरिष्ठतम नेताओं ने भी ये कहा है कि हम जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है, और केशव प्रसाद मौर्य भी जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है, ये सदन में छाती ठोक करके कह रहा हूं। लेकिन
लेकिन उत्तम जी शांत रहिए। लेकिन माननीय सभापति महोदय, आप जाति जनगणना कराने की बात तो करते हो, कराने के पक्ष में नहीं हो। अगर कराने के पक्ष में होते तो जब सत्ता में थे तो जाति जनगणना कराए बगैर सभी जातियों को न्याय देने का काम करते, और आप सत्ता में होते, हम यहां नहीं होते, आप यहां पर होते। आज आप वहां पर हो और हम यहां पर है, तो उस जनता के साथ हमने न्याय किया। इसके कारण से माननीय सभापति महोदय हम सत्ता में हैं, इसलिए यह नियम 105 के अंतर्गत जो दी गई सूचना है वह अग्राह्य करने योग्य। तो जिस तरह से ये बयान निकलकर सामने आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जातीय जनगणना के मुद्दे पर नए दांव पर बात कर रही है, आज इसी पर हम करेंगे बहस। अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय करा दूं। नीरज दीक्षित, नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। अनूप सांडा जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अमिताभ कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल नीरज जी आपसे ही यहाँ पर, अभी तक तो आप जातिगत जनगणना पर तमाम तरह के बयान देते नजर आते थे और विपक्ष को लगातार कटघरे में खड़ा करते थे कि जातिगत जनगणना की अब ये बात कर रहे हैं, लेकिन अब तो आपके भी सुर बदले हैं। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुद्दा ये नहीं है कि हमारे पार्टी के नेता और मैंने खुद आपके इस चैनल में बयान दिया था कि हम इसके खिलाफ नहीं है, परंतु इसकी जरूरत भी क्या है। इसकी इतनी जरूरत नहीं है कि इसको चुनाव के मुद्दे से जोड़ करके देखा जाए। देखिए, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सबका विकास हो रहा है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है ना कि मोदी जी या फिर किसी राज्य की यूपी सरकार में जो बीजेपी की सरकार है उन्होंने ये बोला कि केवल इस सरकार की योजना में केवल इसका हक है या इसका हक है या इसका नहीं है, इस जाति का है उस जाति का है, ये कभी भी नहीं देखा गया ना। आखिर देखिए, विकास का काम क्या होता है, विकास किसको कहा जाता है? विकास का काम होता है कि सबका विकास हो, एक साथ विकास हो, जो अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति है उसका भी विकास हो और जो सबसे पहले खड़ा उसका भी विकास हो। जब सबका विकास होगा तो फिर उसमें जातिगत आधारित की जरूरत क्या पड़ रही है? ये तो झूठ मूठ के मुद्दा बनाया गया ना कि इसका हम लाभ उठा सके। नहीं, नीरज जी एक बात डिसाइड कर लीजिए, आप इसके पक्ष में हैं या नहीं, क्योंकि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आप इसके पक्ष में हैं, इससे इनकार नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं इसकी जरूरत क्या है। ये तो बड़ी दो तरह की बातें यहां पर नजर आ रही हैं, या आप इसके पक्ष में हैं या नहीं हैं, या फिर चुनाव तक इस तरह से लेकर जनता को कहीं ना कहीं जनता को ये साधने की कोशिश की जाएगी कि आप इसके पक्ष में हैं, लेकिन कराना ना कराना तो आपके हाथ में है। अनूप जी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा और दलित विरोधी पार्टी है। इसकी विचारधारा ही, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा ही वर्ण व्यवस्था में जिन जातियों को श्रेष्ठ स्थान दिया गया था उनके श्रेष्ठत्व को लगातार स्थापित करने का प्रयास करती है और उसकी पुनर्स्थापना करना चाहती है। विपक्ष ने लगातार जाति जनगणना का जो मुद्दा उठाया उससे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से विचलित है, क्योंकि 85% लोगों में समाज के बहुत आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी की इस राजनीतिक मदारीगिरी से। और अभी हम भाजपा के नेताओं का, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बयान आपके इस पे सुन रहे थे। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा एक जाति होती है किसान। वो जाति 2 साल पहले जब आंदोलन कर रही थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार उनको आतंकवादी बता रहे थे, उनकी ठंड से मौत हो रही थी, उस पर अफसोस करने को भी नहीं तैयार थे, उनकी मांग मांगने को नहीं तैयार थे। आज उनको ये संकल्प लेने की जरूरत दिखाई दे रही है कि 4 जातियां हैं, युवा, महिला, किसान और गरीब। गरीब कौन है इस देश में? इस देश में तमाम आर्थिक सर्वेक्षण इस बात को बता चुके हैं, तथ्यात्मक बात है कि इस देश के 85% लोगों का इस देश की 20% भू संपदा के ऊपर अधिकार है और इस देश के 15% लोगों का इस देश की 80% भू संपदा के ऊपर अधिकार है। तो कौन गरीब है कौन अमीर है साफ है। यानी समाज की पिछड़ी जातियां, दलित, अल्पसंख्यक, पीडीए, ये समाज में आज बद से बदतर स्थिति में है। नहीं, लेकिन आप पर तो केशव प्रसाद मौर्य साफ तौर से कह रहे हैं कि अब आपको पीडीए याद आ रहा है, अब आपको जाति जनगणना भी याद आ रही है बिहार के बाद। लेकिन जब आपकी सरकार थी तब आपने ऐसा क्या कर दिया? पिछड़ों को तो छोड़ दीजिए, दलित के लिए तब आपने क्या कर दिया? अब जिस दलित के घर के पर जाकर सपा सुप्रीमो खाना खा रहे हैं, इससे पहले तो ये नजर नहीं आया। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी को तो क्या है, खुद विधानसभा का चुनाव हारे हुए हैं, बड़ी कृपा से उनको स्टूल मिली हुई है, उस स्टूल को बरकरार रखना है उनको।
इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए वो भोपू बने हुए हैं, जो कहलवाना चाहती वो बोलते हैं, वो पिछड़ों के साथ दगाबाजी कर रहे हैं और वो मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। मैं बात पूरी हो जाने दें। उन्होंने अभी, आपने भी उसका जिक्र किया, उन्होंने अपने बयान में कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इन फिजूल के मुद्दों को लेके आ रहा है। जिस नेता को जाति जनगणना फिजूल का मुद्दा लगता हो और वो नेता मात्र शाब्दिक बयानबाजी के द्वारा, शब्दों की बाजीगरी के द्वारा इस देश की जनता के 85% लोगों के मूलभूत मुद्दे से जनता का ध्यान हटकाना चाहे, अगर भाई प्रदेश में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, तो कर क्या रही है? क्या आपके सामने बाधा है? बाधा यह है कि आपकी नीयत नहीं है, आप करना नहीं चाहते हैं। आप तो चाहते हैं कि देश के 85% लोग गुलामी की जिंदगी जिए और आप उनके श्रम का शोषण करके देश को धोखा देने का काम करें। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, अभी इन्होंने कहा कि गरीबी दूर करना चाहते हैं। आज केंद्र के मंत्री अनुराग ठाकुर जी का बयान है कि 81.35 करोड़ लोगों को राशन फ्री में दिया जाएगा। जिस देश के 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन के लिए हर महीने सरकारी राशन के लिए लाइन लगानी पड़े, उस देश में गरीबी दूर करने का वादा करते हैं ये। और आपको ये भी एक चीज अंतिम याद दिला देना चाहता हूं प्रियंका जी, पिछले वर्ष ऑक्सफैम इंटरनेशनल इंडिया की एक रिपोर्ट आई थी जिसने कहा था कि इस देश के सबसे गरीब 50% लोगों के पास इस देश की संपदा का मात्र 3% हिस्सा है और इस देश के सबसे अमीर 41% लोगों के पास इस देश की संपदा का 40% हिस्सा है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास, ठीक है, वो उसका सवाल भारतीय जनता पार्टी से लगातार करते हैं और जनता उसका जवाब भी देती है। लेकिन जब आपसे आपके कार्यकाल के बारे में बात की जाती है कि जिस पीडीए की बात को लेकर अब आप चल रहे हैं, उस पीडीए के लिए आप अपनी सरकार में क्या योजनाएं लेकर आए? हमने क्या नहीं किया बताइए? तब तो यही प्रचार किया जाता था, कि तो पिछड़ों की और मुसलमानों की सरकार है। इसी सवाल के ऊपर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने और भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में वोट मांगा। मुख्यमंत्री जी सदन में झूठा आरोप लगाते हैं कि 46 में से 56 एसडीएम एक पिछड़ी जात के हो गए। तो और क्या सुनना चाहते हैं? ये पिछड़ों के विकास के लिए, अल्पसंख्यकों के विकास के लिए, दलितों के विकास के लिए हमारी सरकार ने तो जब लैपटॉप बांटा तो क्या जात देख करके बांटा था? हमारी सरकार ने जब लोगों को समाजवादी पेंशन दिया, लैपटॉप और साइकिल के अलावा आप बता दीजिए। नहीं, ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास में। अमिताभ जी, प्रदेश में विकास होगा, अमिताभ जी, प्रदेश में खाद आसानी से अमिताभ जी, एक तरफ तो 2024 में विपक्ष की ओर से, ठीक है, विकास नहीं होगा। ठीक है अनूप जी, आती हूँ मैं आपके पास में। अमिताभ जी, एक तरफ तो विपक्ष की तरफ से जिस तरह से जातीय जनगणना को तूल दिया जा रहा है और बड़ा मुद्दा बन चुका है, चाहे सपा की बात करें, कांग्रेस की, दूसरी तरफ बीजेपी के भी सुर जो आज के बाद बदले बदले नजर आ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य का जिस तरह से बयान निकलकर सामने आता है, क्या लगता है आपको कि क्या कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूरी तो नहीं 2024 से पहले? नहीं, अभी तो जातीय जनगणना होने का सवाल ही नहीं उठता है। ये शुद्ध रूप से राजनीतिक खेल है और ये लोग जनता का भला नहीं चाहते हैं। बांटो और राज करो और जनता को कैसे भड़काया जाए, कोई काम नहीं है इनके पास। जब सत्ता में रहते तो बिल्कुल नहीं याद रहती कि क्या करना है। और जाति से क्या हो जाएगा? जाति से क्या पता लगाए? जाति से ये पता लगाएंगे ना कि कौन कितना गरीब है, तो वो वैसे ही पता है आपको। तो जो गरीब है उसके लिए क्या सही करना है, सबके लिए करना है, इसमें कौन सी दो राय है? जाति में बांटने का क्या मतलब है? और जाति में बांटने के लिए केवल हिंदू मिले इनको, बाकी कहीं जाति नहीं होती है। इनके इरादे बहुत खतरनाक हैं। जनता को, भोली भाली जनता को भड़काना, बहकाना। और जब आपकी सरकार नहीं है तो जिसकी सरकार है वो अपने ढंग से काम कर रहा है। आप अपने ढंग से किए ना, आप भाजपा के कहने पे आपने नहीं किया, आपके कहने पे भाजपा भी नहीं करेगी। भाजपा की सरकार वो अपने ढंग से सत्ता चला रही है, अपने ढंग से स्कीम्स तय करेगी और लोगों को बेहतरी के लिए काम करेगी। आप भी कीजिएगा। लेकिन आप ये जो खेल कर रहे हैं ना, जाति और धर्म, इसको लेकर के आप एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, दरअसल इसका कोई पर्पस नहीं है। पर्पस केवल और केवल जनता को भरमाना, भड़काना और बहकाना है। किसी भी तरह सत्ता पे काबिज होना है। इनका कोई उद्देश्य नहीं है। 60-70 सालों से ये लोग गरीबी हटाओ और ये सब बातें करके केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं। इतने गर्व से कह रहे हैं कि 80% को अनाज बांटा जाएगा। क्या किया आपने? क्या ऐसी व्यवस्था दी?
आप क्या सबको भीख पे जिंदा रखना चाहते हैं? सारे राजनीतिक दलों का हाल है। क्यों रेवड़िया बांट रहे हैं? आप उसको सक्षम बनाइए ना। क्या दिक्कत है? हर एक गांव में उचित शिक्षा का इंतजाम हो जाए, उचित संसाधन उनको दे दिए जाए, उचित प्रशिक्षण दिया जाए, उचित उनके रोजगार की योजना दी जाए। और एक एक खेल और खेलते हैं लोग, सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी क्यों भाई? 1% 2% से ज्यादा सरकारी नौकरी नहीं दे सकते आप, आपको पता है। फिर सरकारी नौकरी के नाम पर जनता को बरगला रहे हैं। वो स्थानीय स्तर पे काम धाम रोजगार कर सके, व्यापार कर सके, उद्यम कर सके, ऐसा ट्रेनिंग और प्रशिक्षण और शिक्षण दे करके लोगों को और सही तरीके से जीना बताइए। और बेसिक चीजें उनको दीजिए, सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, स्कूल, ट्रेनिंग सेंटर्स, इस तरह की चीजें दीजिए उनको, ताकि वो सक्षम होकर काम कर सके, पढ़ सके, उसको मजबूत बन सके और खुद कमा सके। आप सरकारी धन में से बांट करके दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत जनता का ध्यान रखते नहीं। आप बांटते 10 पैसा है, 90 पैसा जेब में रखते हैं आपके गुर्गे। तो ये सब खेल बंद कीजिए, नहीं बांटिए रेवड़िए, और ना इसको लेकर के जनता को सपने दिखाइए। और जाति जनगणना शुद्ध रूप से एकदम राजनीतिक खेल है, जनता को इनके दांव में नहीं आना चाहिए। और जो सही उम्मीदवार हैं उनको चुन के ही वोट करें, ताकि ये पार्टी का खेल पे भी नहीं जाना चाहिए। नीरज जी, पार्टीगत दबाव में ये लोग जो हैं केवल जनता को मूर्ख बनाते हैं। नीरज जी, भाजपा इसके खिलाफ है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं कि बोल दे कि हम नहीं कराएंगे जाति जनगणना। जरा बोल के दिखाए। नीरज जी, अमिताभ जी कह रहे हैं कि यदि आप इसके खिलाफ हैं तो फिर आप क्यों दबे सुर में इसका समर्थन कर रहे हैं? यदि आप कह रहे हैं कि इसकी जरूरत नहीं है तो अपने पक्ष पर आप अडिग क्यों नहीं रह पा रहे? जी नीरज जी, अपने फोन के अनम्यूट बटन को आप चेक करिएगा। देखिए, अभी भी हम अपने स्वर को स्वर में ही मिला करके बोल रहे हैं कि जनता को जरूरत नहीं है कि केवल जो विपक्ष की पार्टियां हैं उन्हीं को अपना एक मुद्दा बनाने के लिए जातियों को, हिंदू धर्म को एक जाति में बांट करके राज करने की एक अनोखी मिसाल मिली है, एक अनोखा बहाना मिला है कि किसी प्रकार से इस चीज को मुद्दा बनाया जाए। और किसी तरीके से अगर ये चल गया मुद्दा तो चल गया, नहीं चला नहीं, लेकिन डिप्टी सीएम तो कह रहे हैं कि लेकिन डिप्टी सीएम का जब इस तरह का बयान आया है और उनका कहना है कि वो इसके पक्ष में हैं, वो इसके विपक्ष में नहीं है, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? पक्ष में नहीं बोला, उन्होंने बोला हम इसके खिलाफ भी नहीं है। खिलाफ हम भी कहते हैं, हम इसके खिलाफ नहीं है, ठीक है। लेकिन जब ये लोग जब सत्ता में थे तब इन लोगों ने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई थी? देखिए, अभी अनूप जी से आपसे चर्चा कर रही थी तो उन्होंने किसान का मुद्दा उठाया था कि किसान सड़कों पर बैठा था और मोदी जी आज किसान की बात कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि वो किसान, क्या तो हमारे देश का किसान को कभी लाल किले पे चढ़ करके और झंडे को उतार देगा? क्या कभी कोई भी हमारा किसान देश की सुरक्षा में आंच आने देगा? क्या कभी कोई किसान संसद भवन पे हमला करने की कोशिश करेगा? क्या ये बैठ करके न्यूज चैनलों पे और अन्य जगह बैठ करके भ्रांतियां फैलाते हैं कि किसान सड़क पे बैठे थे? किसान कभी सड़क पे नहीं बैठा था। ठीक है, किसान के अपने मुद्दे हो सकते हैं, किसान अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए प्रदर्शन कर सकता है, परंतु कोई भी किसान ट्रैक्टर पे स्टंट करता हुआ दिल्ली पुलिस पर हमला नहीं करेगा। कोई भी किसान लाल किले पे चढ़ के झंडा नहीं उखाड़ेगा। और ये उस किसान की बात कर रहे हैं जिन किसानों पे इन्होंने खुद अपने राज्य में लाठीचार्ज करवाया है। कभी भी किसी किसान के बारे में भला नहीं सोचा, किसी भी किसान के डायरेक्ट बेनिफिट के बारे में नहीं सोचा। आज मोदी जी उनके किसानों के खातों में डायरेक्ट पैसा भेजते हैं, क्योंकि पहले इनके नेता कहते थे कि अब एक रुपये भेजते हैं। अनूप सांडा जी जवाब दीजिएगा जातिगत जनगणना को लेकर। अमिताभ, ठीक है नीरज जी, मैं आती हूँ आपके पास। जातिगत जनगणना को लेकर अमिताभ जी का जो कहना है कि क्या इसकी आवश्यकता यहाँ पर क्या है? दूसरी बात ये कि बिहार में जिस तरह से जातिगत जनगणना हुई है और उसके बाद जिस तरह से हिंदू धर्म की छुट्टियों को काट कर एक धर्म विशेष की छुट्टियां बढ़ाई गई हैं, क्या आप भी यही करेंगे? देखिए, छुट्टियां एक अलग मुद्दा है, उसके ऊपर अलग से परिचर्चा रख लीजिए। किसी भी परिचर्चा में सबसे बड़ी समस्या तब होती है जब तथ्यात्मक बातों के बजाय भाषण होने लगता है। अमिताभ जी ने भी वही किया। एक तरफ उन्होंने कहा कि सबको प्रशिक्षण दीजिए, सबको योग्य बना दीजिए, सबको फ्री बीज की क्या जरूरत है? तो ये 81 करोड़ को अनाज क्या है? फ्री बीज नहीं है? इसके ऊपर क्यों नहीं बोलते हैं? नहीं, वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि इसकी भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा 9 साल से भाजपा की सरकार है, आपने कितना रोजगार बढ़ा दिया, कितनी ट्रेनिंग दे दी, कितना प्रशिक्षण दे दिया? हमारे भाजपा के मित्र कह रहे हैं कि किसान लाल किले पे झंडा फहराने पहुंच गए। क्या किसान पहले दिन लाल किले पे झंडा फहराने पहुंच गए थे? कितने लंबे आंदोलन के बाद ये हुआ है? इनको शर्म नहीं आती है? और मैं तथ्यात्मक बात बता रहा हूँ,
पिछले दिनों आप चैनल में प्रचार करें, समाचार पत्रों में छपा कि इस बार जो गेहूं की बुआई हुई है, पहले पिछली फसल में 91.5 लाख हेक्टेयर भूमि के ऊपर गेहूं की फसल बोई गई थी। ये फसल 86.5 लाख हेक्टेयर भूमि के ऊपर बोई गई है, यानी करीब करीब 5% से ज्यादा गेहूं की फसल की बुआई कम हो गई। क्या ये किसान खेती से विमुख नहीं हो रहा है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्रधानमंत्री जी किसानों को एक जाति मानने की बात करते हैं और किसान गेहूं की फसल बोने से अगर विमुख हो रहा है तो क्या जवाब देगी सरकार? इसका क्या जवाब देंगे हमारे भाजपा के मित्र? बातें भाषण करने से नहीं होती हैं। सवाल यह है कि जाति जनगणना की बात क्यों है कि जो अलग अलग समूह या वर्ग या जातियां जो सदियों से उपेक्षित रही हैं, जिनके जीवन में आज भी विकास की किरण नहीं पहुंची है। अनूप सांडा जी, किसानों की बात तो प्रधानमंत्री ने की है, लेकिन आप तो जातियों की बात कर रहे हैं ना। आप जातिगत जनगणना की जो बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना यदि आप करा भी लेंगे तो उसके बाद आगे की क्या योजना है आपकी? अब आप सुन ले नीरज जी, प्रियंका जी को समझाइए, मैंने नहीं टोका। अब प्रियंका जी को समझाइए कि डिबेट कैसे होती है, सुन लें, सुनने की भी धैर्य पैदा कर लें जी। जातिगत जनगणना का आशय ये है कि एक सामाजिक न्याय का सिद्धांत है कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जो जिन लोगों को उनकी आबादी के अनुपात में अनूप जी ये तब नहीं ध्यान था आपको जब आप सत्ता में थे? तब आपको किसने रोका था? नहीं, आप मुझे बताइए कि हमारी सरकार प्रदेश में थी, केंद्र में सरकार दूसरी थी, हम क्या कर सकते थे? जब तक केंद्र की सरकार अभी आज केशव मौर्य अच्छा, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि यूपीए सरकार में नेताजी की कोई हैसियत नहीं थी? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। 2011 में जातिगत जनगणना हुई है। उसके आंकड़े आने में, जातिगत आंकड़े आने में 2.5 से 3 साल का समय लगता है। 2014 में भाजपा की सरकार आ गई। अगर इनकी नियत साफ थी तो 2011 के ही आंकड़े इन्होंने जारी कर दिए। अनूप सांडा जी, 2011 में क्या 2011 में जोर तो लगाया होगा ना नेताजी ने? बिल्कुल, मैंने कहा ना आंकड़े जारी करने के लिए। प्रियंका जी आप तो विद्वान हैं, आप जानती हैं कि जब जनगणना होती है तो 1 साल का लंबा समय तो जनगणना होने में लग जाता है। उनके आंकड़े आने में 2 से 3 साल की मैं बात कर रही हूँ ना अनूप सांडा जी। 11 से 14 11 में जनगणना हुई। 11 पूरा वर्ष जनगणना में चला गया और उसके आंकड़े छांटने में करने में 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। पुराना इतिहास उठा करके देख लीजिए, आंकड़े उठा करके देख लीजिए। अनूप सांडा जी, और 2014 के मार्च अप्रैल में अनूप सांडा जी, आप प्रदेश सरकार से मांग कर रहे हैं, तो फिर आप जब प्रदेश सरकार में थे तब आपने क्यों नहीं कराई? केंद्र की यदि आप बात करें, केंद्र की आप बात कर रहे हैं 2011 से 14 2 साल में आपने कितने बार मांग की केंद्र सरकार से कि आंकड़े जारी करें? नहीं, बिल्कुल समाजवादी पार्टी लगातार इस बात को कह रही है और समाजवादी पार्टी हमेशा से कहती आई है कि सबको उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए। अनूप सांडा जी, आप मुझे ये बताइए, प्रदेश सरकार के पास क्या अधिकार है, जनगणना कराने का या सर्वे कराने का? नहीं, सर्वे ही कराने का अधिकार है, लेकिन जब डबल इंजन की सरकार का फायदा लेंगे कि जब तक केंद्र में हमारी सरकार नहीं बैठेगी तब तक नहीं, अभी आप तो जनगणना की बात कर रहे थे ना अनूप जी, अभी आप सर्वे पे आ गए। भाजपा की अनूप जी, डबल इंजन की सरकार भाजपा की बन गई। अब क्या दिक्कत है? केंद्र में भी आप बैठे हैं, प्रदेश में भी आप बैठे हैं, तो नहीं अरे सांडा जी, आप तो जनगणना की मांग कर रहे थे, विधानसभा में आप जनगणना की मांग कर रहे थे, यहाँ आप सर्वे बता रहे हैं। नहीं, आप भी जानती हैं कि बिहार में जो हुआ उसको भाजपा के मित्रों ने सर्वे की संज्ञा दी है। भाजपा के सर्वे है ना, वो सर्वे ही है अनूप सांडा जी। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि जो कुछ भी केंद्र सरकार अगर इसको अमिताभ जी केंद्र सरकार बताइएगा, गलत तो नहीं कहा मैंने? तो क्या बाधा है? केंद्र सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं करती है? केंद्र सरकार इसके बारे में खुल करके बोले। ठीक है अमिताभ जी, जवाब दीजिएगा की बात है। ठीक है, आदेश देने भाजपा की केंद्र सरकार। ठीक है अनूप सांडा जी, 11 में आप यदि स्थिति क्लियर करा लेते तो आज पिक्चर क्लियर होती थोड़ी। जी अमिताभ जी, नहीं, सर्वे करा सकते थे, राज्य सरकार सर्वे करा सकते, बिहार करा सकते थे, तो उत्तर प्रदेश क्यों नहीं करा सकती सरकार? नहीं कराते हैं। ये हमने बताया ना, ये चुनावी नौटंकी है। और स्वतंत्रता के समय से असल में सबका ज्ञान जो है ना, हम लोगों की पीढ़ी का सबसे मुश्किल है कि ये जो फिरंगी जो थे ना, उनका सिखाया हुआ अमिताभ जी, सियासी समाजवादी
ये सब इन्होंने इस देश को बर्बाद करके रखा हुआ है। आजाद होने के बाद भी हम अपने तौर तरीकों से आगे नहीं बढ़ रहे। हमने वो वहां के जो वाद है ना, वो साम्यवाद और समाजवाद के नाम पे फ्री भी जो फ्री का बांटना, आबादी के हिसाब से दे दो, आप अपने घर में सारे तबकों को बांट दो पैसा। सवाल मैं सीधा कर रहा हूँ, इसका जवाब दीजिए। बीच में नहीं बोलिए, आपको मौका मिलेगा तो जरूर जवाब दीजिएगा। मैंने पहले खाली उसका जवाब बना रहे हैं समाज। साढ़े 81 बात को अनाज बांटा जा रहा है, फ्री बेस में आएगा या नहीं आएगा? ना बोले, बीच में ना बोले। अभी आप सिखा रहे थे उनको कि कैसे बात की जाती है, इसलिए कि मैंने सिखाया, इसलिए आपको याद दिला रहा हूँ। उसका जवाब दे दीजिए। एक तरफ आप फ्री बेस के खिलाफ बोल रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि 81 करोड़ को आज भी अनाज दिया जा रहा है। तो स्पष्ट कीजिए ना कि वो फ्री बेस में आता है कि नहीं आता है। कौन सा राजनीति वो नहीं कर रहे हैं? भाजपा राजनीति नहीं कर रही है। उसकी हिम्मत है भाजपा की कि बोल दे कि नहीं कराएंगे जाति जनगणना, जरा बोले। उसको पता है कि लोगों को आपने इतना मूर्ख बना के रखा। ठीक है अमिताभ जी, ठीक है अनूप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देना चाहूंगी। नीरज जी भी हमारे साथ बने हुए थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से विधानसभा में जातिगत जनगणना को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, ऐसे में अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो नया दाव सामने आया है कि जातिगत जनगणना के खिलाफ भी नहीं है, वो कहां तक सियासी तपिश को लेकर जाता है और उसके बाद ये मुद्दा 2024 के चुनाव में कितनी दूर तक पहुंचता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।